Hello children, good morning. We will do lesson 19 महाकवि कालिदास। कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि थे। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और इस कहानी में हम पढ़ने वाले हैं कि उनको कैसे ये महाकवि कालिदास उन्हें कैसे कहा गया। कालिदास संस्कृत के महाकवि के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने अपने बारे में कोई भी अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखा है, अपने बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया है। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास उनसे भी पहले पैदा हुए थे। और विक्रम नाम का उल्लेख किया है। अब इसका मतलब है कि ये विक्रमादित्य और राजा भोज के समय के थे। उनका जन्म जो था वो हुआ है, उसके बारे में ये कहते हैं कि उनका जन्म शायद 365 ईस्वी यानी कि बीसी में और निधन 445 बीसी में हुआ था। उनका जन्म उज्जैन में हुआ था और उस समय राजा विक्रमादित्य राज करते थे। उस राज्य में सभी प्रजा के लोग, जो प्रजा थी वो हर प्रकार से सुखी थी। साहित्य, लिटरेचर और आर्ट का बहुत विकास हुआ। और राजा जो विक्रमादित्य थे उन्होंने समय समय पर सोने के सिक्के चलाए थे, तब सोने के सिक्के चलते थे। और उसी समय उन्होंने संस्कृत भाषा को बहुत इम्पोर्टेंस दिया था। कालिदास जब युवा थे उस समय वो निरक्षर थे, यानी कि उन्हें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, उन्हें एक अक्षर भी लिखने नहीं आता था। उनके बारे में कहा जाता था कि वो इतने ज़्यादा बेवकूफ़ी करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो जिस पेड़ पर बैठे थे उसी पेड़ की डगाल काट रहे थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिसमें मैं बैठा हूँ उसी को काटूँगा तो ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़ूँगा। तो उनके साथ एक हादसा ऐसे हुआ कि लोग उन पे हंसते थे, उनकी खिल्ली उड़ाते थे। कालिदास के विषय में ये भी कहा जाता है कि वे निरक्षर होने पर भी इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए। उस समय शारदानंद नाम का एक राजा था और उनकी बेटी थी जो बहुत ही गुणवान थी और विद्वान थी। उसका नाम था विद्वोत्मा। वो बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। उसके रूप और गुण का ज्ञान की प्रशंसा दूर देशों तक फैली थी। और विद्वोत्मा खुद भी अपने रूप और गुण के ज्ञान के बारे में सोचकर बहुत ही घमंड किया करती थी। और जब विवाह का संबंध के बारे में कोई घोषणा हुई तो उसने ये कहा कि शास्त्रार्थ में जो मुझे हरा देगा मैं उसी से विवाह करूँगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी सारे पड़ोस के देशों में पहुंच गई और वहाँ जहाँ भी विद्वान लोग थे, पंडित विद्वोत्मा के शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था। वो उसके बदला लेने के उपाय सोचने लगी, क्योंकि उन्हें वो उससे जीत नहीं पाते थे, हार जाते थे, तो उनको बड़ा अफसोस होता था। इसलिए वो सोचते थे कि क्यों ना इसको नीचा दिखाएं। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्वोत्मा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए, जिससे कि उसका घमंड टूटेगा और अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। इसीलिए उन्होंने किसी मूर्ख की तलाश की। संयोग से उन्हें एक दिन ऐसा मूर्ख युवक मिल गया। जैसे कि मैंने बताया कि कालिदास जिस पेड़ पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। उन्हें लगा इससे बड़ा मूर्ख कोई होगा नहीं। तो पंडितों और विद्वानों ने ये डिसाइड कर लिया कि ये सबसे बड़ा मूर्ख है, और इसीलिए पंडितों ने उसे पेड़ के नीचे से उतारा और समझा बुझाकर सुंदर राजकुमारी से तुम्हारा विवाह करा देंगे, ये कहकर उसे लालच दी और उसे मना लिया। पंडितों ने इस मूर्ख युवक को ये एक अच्छी बात समझा दी कि वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो बोलते क्योंकि वो तो निरक्षर थे, उनको तो कुछ पढ़ना लिखना आता ही नहीं था, तो मुंह कैसे खोलेंगे, वाद विवाद कैसे कर पाएंगे। इसीलिए उसे गूंगा बनाकर ले गए और ये भी बताया कि तुम्हारी विवाह किसी सुंदर युवती से हो जाएगा अगर तुम चुप रहोगे। वो मूर्ख युवक जो थे, जो कालिदास, उनको लगा कि ठीक है,
उन्होंने पंडितों की बात मान ली और सोचने लगे कि ठीक है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे और चुप ही तो रहना है। इस लालच में वो उनके साथ चल पड़े। अब राजकुमारी विद्योत्मा उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और बहुत ही विद्वान हैं, शास्त्रों में के जानकार भी हैं, ऐसा बता दिया। आपके साथ साक्षात करने के लिए वो आए हैं, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चल रहा है, इसके लिए वो सिर्फ संकेत से यानी कि गेस्चर से बात करेंगे। विद्योत्मा पंडितों की ये छल भरी बात नहीं समझ सकी, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत से पंडित आ ही रहे थे और उनका वाद विवाद चल भी रहा था, है ना। तो इसलिए साक्षात के लिए तैयारी हो गई और युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था एक ईश्वर है। तो अभी शुरुआत हो गई, बैठे वो लोग आमने सामने। तो विद्योत्मा ने एक उंगली दिखाई, तो ये तो मूर्ख थे, उनको ऐसा लगा कि ये मेरी एक आंख फोड़ना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने दो उंगलियां दिखा दी कि अगर तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों फोड़ दूंगा। पंडितों के इस संकेत का अर्थ विद्योत्मा को समझते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो हैं, यानी एक सोल है और एक ईश्वर है। तो आप कह रही हैं एक है, मगर वो कह रहे हैं दो हैं। इस बार राजकुमारी विद्योत्मा ने 5 उंगलियां दिखाई, पांचों तत्व का संकेत किया। मतलब उन्होंने बताया 5 उंगलियां, 5 एलिमेंट्स। उस मूर्ख ने समझा कि ये मुझे तमाचा मारने वाली है, इससे उन्होंने मुट्ठी बना दी कि अगर तुम मुझे तमाचा मारोगी तो मैं तुमको घूंसा मारूंगा। पंडितों ने इस बात को विद्योत्मा को ये संकेत करते हुए बताया कि आपने 5 उंगलियां से 5 तत्व का संकेत किया है, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्व मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। बिकॉज ये जो सारी पृथ्वी बनी हुई है, इसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ 5, दे आर द मिक्सचर ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो इस तरह से उनको समझा दिया। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ यानी कि डिबेट में विद्योत्मा ने इस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। पंडित तो मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे। एक दिन की बात है, एक ऊँट की बोली सुनकर वो मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल उठा, उठ उठ। मतलब वो तो अभी मुंह बंद था, लेकिन अब उन्होंने मुंह खोल दिया। उसको बोलते सुन विद्योत्मा चौंक पड़ी। उसे पता चला कि ये पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बड़ा मूर्ख है। पंडितों ने उसके साथ छल किया है। विद्योत्मा को बड़ा मानसिक दुख हुआ, बहुत ही वो दुखी हो गई, दुख पहुंचा और उसने अपने महल से कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दिए। कठोर उपासना से उससे महाकाली का वरदान प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने उपासना शुरू करी महादेवी काली की, और फिर उन्हें वरदान मिला। इसलिए कहा जाता है कि काली माँ ने जब उनको वरदान दिया तो वो उनके दास हो गए और इसी कारण उनका नाम हो गया कालिदास। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्वाओं को सीखकर प्रवीण हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य, लिटरेचर, हर चीज़ में उन्हें बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्मा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देही। अंदर से पत्नी विद्योत्मा ने पूछा, अस्ति कशिचंद वग्निवेशा। इस पर कविदास ने कर्मश, कुमार संभवा, मेघदूत और रघुवंश की रचना कर डाली। विद्योत्मा को जब उस पंडित होने का विश्वास हो गया तो उन्होंने द्वार खोलकर महाकवि कालिदास का स्वागत किया। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था, यानी कि उनको हर चारों तरफ के उनके दिमाग में हर प्रकार का नॉलेज था। प्रकृति का जैसा वर्णन उन्हें साहित्य में से मिलता है वैसा कहीं और नहीं मिलता। उन्होंने प्रकृति की खूबसूरती को बहुत अच्छी तरह से लिखा है। उनके प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता। उनके कहने से कि अगर नेचर नहीं है तो मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। कालिदास की उपमाएं विश्व विख्यात है। उनके बारे में सारी दुनिया इस चीज़ को जानती है। उनके कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है, यानी उनका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। फॉर हिज कैरेक्टर ऑल्सो उनका कोई भी कंपैरिजन नहीं है, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उनके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए करता है, हर समय बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है।
कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक नहीं, उसका रक्षक और पिता है। राजा इज़ नॉट अ रूलर प्रजा का यानी कि लोगों का, लेकिन वो तो रक्षक है, केयर टेकर है और पिता के समान होता है राजा। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं से मिलता है। व्हाट द वुमेन वेर रिस्पेक्टेड और नॉट इन द सोसाइटी, इनकी रचनाओं से, इनकी लेखांकी से ही पता चलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। उस समय वुमेन वेर गेटिंग रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी और उनको सीखने के लिए यानी कि वो नृत्य यानी डांस, संगीत यानी म्यूज़िक, चित्रकलाएं वो सीख सकती थी, ये शिक्षा उसे मिलती थी। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। इसमें वो एक उत्तम काव्य, उसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से परिचय दिया है ऋतुओं का। ऋतुसंहार का मतलब है ऋतुओं का, अलग अलग सीजन्स का बताया है कि प्रकृति किस तरह सुंदर चित्रण उन्होंने किया है, प्रकृति कैसे सुंदर लगती है अलग अलग मौसम में, अलग अलग ऋतु में। मालविकाग्निमित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ था और ये पहला नाटक। इसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ है विक्रमोवश्यम। विक्रमोवश्यम कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक हैं और महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया है। कुमार संभवा का काव्य है और इसे शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वार तारकासुर का वध तक की कथा का वर्णन है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। इसमें उन्होंने खंड काव्य और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। उसके उत्तरार्थ में यक्ष ने अपनी वीरहीनी प्रिय को पहचानने के उपाय मेघ को बताया है और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन है। विरह मतलब दूर हो जाना। इस तरह भारत के भूगोल की भी बड़ी जानकारी दी गई है। अब जैसे ऋतुसंहार में ऋतुओं के बारे में, मालविकाग्निमित्र में उन्होंने विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी के बारे में बताया है। विक्रमोवश्यम में उन्होंने पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की प्राण यह कथा बताई है। कुमार संभवा में उन्होंने पार्वती और शिव जी के बारे में लिखा है। मेघदूत में उन्होंने संदेश भेजा है प्रेमिका को मेघ के द्वारा, मेघ को दूत बनाकर। रघुवंश में उन्होंने राम के वंश का परिचय दिया है। अभिज्ञान शकुंतलम में उन्होंने सर्वोत्कृष्ट कृति है। इसमें उन्होंने दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम के बारे में नाटक बन लिखा है। कालिदास का महत्व जो है, कालिदास विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। जैसे यहाँ लिखा हुआ रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश में कथा में पहले ही कह दिया है कि सूर्य से उत्पन्न हुआ ये वंश है, सूर्यवंशी है से, कहाँ मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्र को पार करके ये बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अपने उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। यानी उन्होंने पूरी राम कथा बताई है। कुश जो राम जी के पुत्र थे। और ये उन्होंने महाकवि कालिदास का जो 7वां लिखा हुआ है अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें उन्होंने नाटक में दुष्यंत और शकुंतला की कथा लिखी है। और उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन, राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला स्थान पर सभी है। अभिभावक यानी बच्चों के पारिवारिक रक्षक। शास्त्रार्थ मतलब शास्त्र के संबंधी चर्चा। अनुरोध करना यानी आदेश। ग्लानि यानी दुख, पीड़ा। संकेत यानी इशारा करना। यकायक सहसा, अचानक, बिल्कुल। निरक्षर मतलब अनपढ़, जिनको कहा गया था पहले। और रोचक मतलब आकर्षक। महाकवि कालिदास महाराज विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। वे अपने संस्कृत साहित्य में सदा अमर रहेंगे। उनकी रचनाओं में इसके समय इतिहास, साहित्य, शास्त्र, राजनीति और तथा समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
So this is all about the Mahakavi Kalidas. So you will be getting the answers. You can write them in your notebooks. Thank you, children.